वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के यूनिट 4 का पार्ट 3 करने वाले हैं। स्पेशलाइज्ड आईसीज जो सेक्शन था उसका रिमेनिंग पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आवर सेकेंड आईसी इज पीएलएल फेज लॉक लूप। बिफोर जंपिंग टू द आईसी हम पहले पीएलएल समझ लेते हैं। तो पीएलएल जो है इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा फेज डिटेक्टर होता है, एक हमारा लो पास फिल्टर है और एक हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यानी कि वीसीओ। तो फेज डिटेक्टर जो कि हम पीएलएल में यूज़ करने वाले हैं वो है एक एक्सॉर गेट जो कि सिंपलेस्ट फेज डिटेक्टर होता है। एक्सॉर गेट कैसे वर्क करता है? अगर दोनों इनपुट 0 है या दोनों इनपुट्स 1 है यानी कि सेम इनपुट्स हैं तो ये 0 प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर दोनों इनपुट्स अलग अलग हैं तो ये 1 प्रोवाइड करता है। सो अगर दोनों 0 है तो 0, फर्स्ट 0 है सेकेंड 1 तो 1, फर्स्ट 1 है सेकेंड 0 तब भी 1, और अगर दोनों 1 है तो 0, यानी कि सेम इनपुट्स पर 0 आउटपुट मिलेगा और डिफरेंट इनपुट्स पर 1 आउटपुट मिलेगा। ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मान लो ए जो इनपुट है वो कुछ इस तरीके की है जो कि 0 से 1 फिर 2 से 3 पर हाई लॉजिक दे रहा है। बी जो है हमारी इसके से थोड़ा डिफरेंट है जो कि 0.5 से 1.5 तक लॉजिक हाई है, फिर 2.5 से 3.5 तक हाई है। अगर मैं इन दोनों को एक्सॉर गेट से पास करूं तो वो क्या करता है एक्सॉर गेट, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तब वो 1 देता है। अब यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर 0 है, 0 से 0.5 के लिए, तो 0 to 0.5 ये लॉजिक हाई देगा। फिर 0.5 से 1 दोनों हाई हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 से 1.5 पर लॉजिक ए 0 है, लॉजिक बी 1 है, तो यानी कि डिफरेंट है, तो फिर से ये हमें 1 सिग्नल देगा, लॉजिक हाई देगा। फिर 1.5 से 2 के स्ट्रेच के लिए ए में 0 है, बी में भी 0 है, दोनों सेम हो गए तो लॉजिक 0। 2 से 2.5 में ए 1 है, बी 0 है, डिफरेंट है तो मतलब लॉजिक हाई। 2.5 से 3 में ए जो है वो 1 है, बी भी जो है वो 1 है, तो दोनों 1 है, सेम इनपुट यानी कि 0 आउटपुट। 2.5 से 3 वाले टर्म में ए जो है हमारा 0 है और बी 1 है, डिफरेंट आउटपुट मतलब हमें लॉजिक हाई मिलेगा। इस तरीके से एक्सॉर गेट जो है वो वर्क करता है। अगर एक्सॉर गेट के ड्यूटी साइकिल की बात करें तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है, जब तक ये ऑन है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ऑन का मतलब क्या है, हम 0 से 1 के स्ट्रेच में देखते हैं। तो 0 से 1 के स्ट्रेच में अगर हम देखें तो टोटल टाइम हमारा 1 हो जाएगा, और ये ऑन कितने टाइम के लिए है, 0 से 0.5 यानी 0.5 के लिए। तो यानी कि इसका ड्यूटी साइकिल क्या होता है 0.5, या फिर अगर परसेंटेज में लिखे तो 50%। यहाँ से अगर हम इसका फेज निकालना चाहें तो फेज किसके इक्वल होता है, ड्यूटी साइकिल फेज के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, फेज डिवाइड बाय 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ड्यूटी साइकिल 0.5 आया था, 180 से 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा फेज कितना आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि फेज डिफरेंस इन दोनों में कितना है 90 डिग्री। इस तरीके से हम एक्सॉर गेट से फेज डिफरेंस निकालते हैं जो कि हमारा यूज होगा पीएलएल में। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारा एफ इन हम एक देंगे, इनपुट देंगे, और एक एफ आउटपुट, ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, इनका फेस कंपेयर करके ये हमारा आउटपुट देगा। तो यही हमारा फेस डिटेक्टर का काम होता है इन पीएलएल। अगर हम लो पास फिल्टर की बात करें तो लो पास फिल्टर हमें पता है क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लो की फ्रीक्वेंसीज को पास करता है और हाई को अटेनुएट कर देता है। तो लो पास फिल्टर में 2 फ्रीक्वेंसीज जाएंगी, एक FN प्लस F0 और एक FN माइनस F0। ये कहाँ से आया, फेज डिटेक्टर से। फेज डिटेक्टर क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करके हमें 2 फ्रीक्वेंसीज देता है, FN प्लस F0 और FN माइनस F0। ये दोनों पास होंगी फिर जाएंगी लो पास फिल्टर में। अब लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से सेट होती है कि ये हमारे लोअर वाले को जाने देगा, यानी FN माइनस F0 को पास करेगा और FN माइनस प्लस F0 को पास नहीं करेगा। तो इसको ये अटेनुएट कर देगा, इसको जो है ये पास करेगा, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर FN माइनस F0 के अकॉर्डिंग एक DC वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा जो कि बाद में वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के पास जाती है। सपोज करते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो अगर हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी हुई FN प्लस F0 या FN माइनस F0 जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो अगर 10 हर्ट्ज से कम है तो वो पास हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग DC वोल्टेज मिल जाएगा, और अगर बड़ी है तो वो अटेनुएट हो जाएगा, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर या फिर वीसीओ। तो वीसीओ जो है बेसिकली ऑसिलेटर क्या होते हैं, ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करके हमें कोई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे। अब वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का क्या मतलब है, ऑसिलेटर में बेसिकली आरसी या एलसी सर्किट होते हैं। तो इसमें जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जगह अगर हम वैरेक्टर डायोड यूज़ कर दें ताकि हम कैपेसिटर को वेरी कर सकते हैं तो वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बन जाता है। तो किसी भी ऑसिलेटर को अगर हमें वीसीओ बनाना है तो हमें कैपेसिटर की जगह वैरेक्टर डायोड यूज़ करना है। वैरेक्टर डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। वर्किंग समझते हैं
कि जो भी हम इसको इनपुट वोल्टेज देंगे वो उसके अकॉर्डिंग एक एफ नॉट एक फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर हम जो इनपुट वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट पर मिल रही है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर वी इनको हम डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी। तो ये जो है डायरेक्ट जो है वेरी करते हैं। अब वेक्टर डायोड एक्चुअली में क्या होता है कि एक इस तरीके का हमारे पास डायोड जंक्शन है। तो जैसे ही हम वी एन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की ये बढ़ेगी तो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्योंकि डिनोमिनेटर में डी है तो इन्वर्सली वेरी करेगा। तो अगर डी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी। और फिर फॉर्मूला क्या होता है एफ नॉट का, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एल सी। तो अगेन फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर का इन्वर्सली वेरी करते हैं एक दूसरे की वजह से। तो अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है तो एफ नॉट इंक्रीज होगा। तो वी इन जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो एफ नॉट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि यहाँ पर बताया था। अब इसका उल्टा, अगर हम वी इन को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की वो भी डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट पे मिलेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। यही सेम जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। अब इसी के बेसिस पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है वो हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस के वी सी इंटू टी, क्योंकि वी सी टी हम इनपुट में दे रहे हैं और एक ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी होती है और एफ टी हमारी फाइनल है। यहाँ पर के क्या होता है, ट्यूनिंग सेंसिटिविटी ऑफ वी सी ओ, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज पर वोल्ट। ये इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर बनता है VCO के आउटपुट के लिए कि अगर हमारी जो जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। Vmin पर हमें एक F मिनिमम मिलता है और Vmax पर हमें एक F max मिलता है। और अगर कोई भी रैंडम इनपुट ले लें हम V0 तो उस पर हमें F0 एक फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो ये हमारी कंट्रोल वोल्टेज है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें VCO से मिलेगी। ये इस तरीके से कॉन्स्टेंटली जो है वेरी करता है। अगर हम वोल्टेज और कैपेसिटेंस के रिलेशन की बात करें तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। अब VCO की जो आईसी होती है वो होती है 566। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ट्यूनिंग रेंज, सबसे पहले ये जो हमने पढ़ा ट्यूनिंग सेंसिटिविटी, तो ट्यूनिंग रेंज चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी की रेंज को बढ़ाया घटा सकते हैं। यानी कि कितनी ज़्यादा वोल्टेज जो है हम इनपुट दे सकते हैं, और जैसे जैसे वोल्टेज इनपुट चेंज होगी रेंज बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी की भी रेंज बढ़ेगी जो हमें आउटपुट में मिल रहा है। अगर ये रेंज कम होगी तो ये भी हमारी रेंज कम होगी। तो ये सब किससे चेंज करते हैं, हमारी ट्यूनिंग रेंज से, यानी कि ट्यूनिंग सेंसिटिविटी से। तो ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी है स्पेक्ट्रल प्योरिटी टू जनरेट सिंगल फ्रीक्वेंसी फॉर स्पेसिफिक कंट्रोल। अब स्पेक्ट्रल प्योरिटी इससे अटेन करी जाती है, मतलब कि मान लो अगर मैं एक वोल्टेज V दे रही हूँ तो इससे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी F की जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट हो, मोनोटोनिक फ्रीक्वेंसी हो, so उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी हो और 2-3 ना हो। तो ये होती है हमारी स्पेक्ट्रल प्योरिटी। नेक्स्ट हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं PLL का। तो जो भी हमने अभी 3 कंपोनेंट्स पढ़े, फेज डिटेक्टर या कंपैरेटर, फिर लो पास फिल्टर, VCO, ये सीरियली कनेक्टेड होते हैं। हम एक इनपुट फ्रीक्वेंसी देते हैं FN जो कि फेज कंपैरेटर के थ्रू जाती है, फिर वो जो है हमारे लो पास फिल्टर के थ्रू जाएगी, फिर VCO के आउटपुट में आएगी और फिर ये आउटपुट वापस से फेज डिटेक्टर या कंपैरेटर को दिया जाता है। तो इसकी वर्किंग समझते हैं। जब हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करा, अभी हमने FN नहीं दिया है, तो फेज डिटेक्टर का आउटपुट क्या होगा, F0, जो कि हमें मिल रहा होगा वही F0। अगर LPF के आउटपुट की बात करें तो वो कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। VCO के आउटपुट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें F0 होगा जो कि यहाँ पर मिल रहा है। इसको हम कहते हैं फ्री रनिंग स्टेट। दूसरा केस, जब हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई करा है, जब हम इनपुट FN अप्लाई करेंगे तो फेज डिटेक्टर की आउटपुट क्या आएगी, एक आएगी हमारी FN प्लस F0 और एक दूसरी FN माइनस F0 जो ये हमने फीडबैक दिया था। अब इसके बाद ये जो है ये हमारा लो पास फिल्टर से जाएगा। लो पास फिल्टर क्या करता है, हमारा FN प्लस F0 को ये पास नहीं करेगा और FN माइनस F0 को ये पास कर देगा। तो FN माइनस F0 को पास करने के बाद ये इसके अकॉर्डिंग एक DC वोल्टेज हमें देता है, तो LPF के आउटपुट में हमें एक DC वोल्टेज मिल जाएगी। अब जब वही DC वोल्टेज हम VCO को देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देगा F0। फिर ये प्रोसेस वापस रिपीट होता रहेगा। F0 चेंजेस अकॉर्डिंगली, उस F0 जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। ये तब तक होगा जब तक FN और F0 का जो डिफरेंस है हमारा 0 नहीं हो जाता या फिर ये दोनों सेम नहीं हो जाते, तब तक ये लॉक रेंज में चलता रहेगा। इसीलिए इसको फेज लॉक लूप कहते हैं। जैसे ही ये दोनों जो है वो इक्वल आ जाएंगे तो जो है हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा F0। अब ऑपरेशन PLL के 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मोड ऑफ ऑपरेशन में ये वर्क करता है। सबसे पहला फ्री रनिंग मोड, जो कि हमने यहाँ पर देखा था जब हमने इनपुट अप्लाई नहीं करा। दूसरा लॉक रेंज, जब तक कि वो लॉक रेंज क्या होती है, जब तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे जो
इनपुट आउटपुट या जो भी ये सिग्नल है ये इसको अटेन करने की कोशिश कर रहा है। एफ नॉट जो है वो जब तक एफ इन को ट्रैक कर रहा है। सो द लॉक रेंज इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच PLL will track the input signal and remains locked is known as PLL locked range। तो वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें एफ नॉट जो है वो एफ इन को ट्रैक करेगा और इसके इक्वल होने की कोशिश करेगा और ये तब तक लॉक्ड रहेगी लूप, यही लूप हमारी वर्क करती रहेगी। तो इसको हम कहते हैं लॉक रेंज और ये हमारा लॉक रेंज मोड कहलाता है। थर्ड है हमारा कैप्चर रेंज मोड, जब हमारा एफ इन एफ नॉट के इक्वल हो गया। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच PLL विल कैप्चर द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड PLL कैप्चर रेंज। जब एफ नॉट जो है एफ इन के इक्वल हो चुका है, ये दोनों कैप्चर हो चुके हैं, कैप्चर होकर हमें यहाँ पे एक एफ नॉट फाइनली आंसर मिल रहा है, तो ये हमारी होती है कैप्चर रेंज। और वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें PLL में जो हमारी इनपुट सिग्नल जो ये एफ नॉट है उसने इनपुट सिग्नल को अटेन कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, इसको हम PLL कैप्चर रेंज कहते हैं। तो इस तरीके का हमारा कुछ होता है कि लॉक रेंज के अंदर हमारी कैप्चर रेंज होती है, यानी कैप्चर रेंज इज अ सबसेट ऑफ लॉक रेंज और इसके अंदर हमारा एफ नॉट होता है जो कि हमारा फाइनल आउटपुट है। हमने PLL पढ़ लिया, तो अब इसकी IC देखते हैं विच इज़ मोनोलिथिक 565 PLL। 565 हमारा IC नंबर है जो कि हमारी PLL की होती है। मोनोलिथिक क्यों कहा? तो मोनोलिथिक इज दैट एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज बिल्ट ऑन अ सिंगल कंटिन्यूस पीस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। ये जो पूरी IC होती है ये एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल पे बनी होती है, पार्ट्स में नहीं बनी होती, इसीलिए इसे मोनोलिथिक कहा जाता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 0.001 हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज तक होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इज फ्रॉम ±6 वोल्ट टू ±12 वोल्ट और सिंगल सप्लाई अगर हम दे रहे हैं तो सिर्फ 24 वोल्ट का देना होता है। अब ये 14 पिन IC है जिसमें 7 पिन हमारी लेफ्ट साइड में होगी और 7 हमारी राइट साइड में होगी। फर्स्ट पिन इज ऑफ नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई, सेकेंड एंड थर्ड पिन इज ऑफ इनपुट, फोर्थ पिन से हमें VCO का आउटपुट मिलता है, फिफ्थ पिन से हमें फेस कंपैरेटर VCO इनपुट देते हैं। फेस कंपैरेटर मतलब फेस कंपैरेटर से जो इनपुट मिला वो हम यहाँ पे VCO को इनपुट देंगे। रेफरेंस आउटपुट होती है हमारी 6th पर, डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट होती है हमारी 7th पर। 14, 13, 12, 11 ये सारे कनेक्टेड नहीं होते। 10 हमारा पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई होता है, 9 हमारा एक्सटर्नल कैपेसिटर जहाँ से कनेक्ट करते हैं VCO के लिए, और 8th पिन यहाँ से एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट करते हैं VCO के लिए। तो इसका ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। तो हमारी जो 2, 3 है इससे हम इनपुट देंगे फेस डिटेक्टर को। फिर यहाँ पर हमारा एक एम्पलीफायर होता है, एक VCO होता है। एम्पलीफायर के साथ एक 3.6 किलो ओम का जो है रेजिस्टर इंटरनली कनेक्टेड होता है और ये फिर बाहर जाके 7 पिन जो कि हमारी डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट होती है। एक और कैपेसिटर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई और 7 पिन डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट से कनेक्टेड होता है C2, और ये रेजिस्टर और ये C2 मिलाकर हमारा ये लो पास फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। एम्पलीफायर से एक और आउटपुट निकलती है जो 6th पिन जो कि हमारी रेफरेंस आउटपुट होती है। ये जो 7th पिन डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है ये इंटरनली कनेक्टेड होती है VCO से। नेक्स्ट हमारे जो VCO की आउटपुट होती है जो कि हमें फीडबैक के लिए फेस कंपैरेटर को देनी होती है, तो वो आउटपुट हमें 4th पिन पे मिलती है। और हम फेस डिटेक्टर को कैसे देते हैं? 5th पिन के थ्रू फेस कंपैरेटर VCO इनपुट, जो हमारा फीडबैक सर्किट था जो कि VCO से फेस कंपैरेटर पर हमें देना होता था, तो हम मैनुअली 4th और 5th पिन को कनेक्ट करते हैं। 4th हमारी VCO की आउटपुट होती है और 5th हमारा फेस कंपैरेटर को VCO की इनपुट देने के लिए होता है। फिर VCO से 8 और 9th पिन कनेक्टेड होती है। सबसे पहले एक रेजिस्टर के थ्रू 8th पिन एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा होता है और 9th पर एक एक्सटर्नल कैपेसिटर लगा होता है। तो ये हमारी 8th और 9th पिन हो गए। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1.2 डिवाइडेड बाय 4 R1 इंटू C1। R1 क्या है? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करा, और C1 क्या है? एक्सटर्नल जो हमने कैपेसिटर कनेक्ट करा। FL लॉक रेंज की बात करें तो वो होता है +-8 इंटू में F0/V, वेयर F0 स्टैंड्स फॉर दिस आउटपुट फ्रीक्वेंसी। एंड V क्या होता है? तो V इज पॉजिटिव वोल्टेज माइनस नेगेटिव वोल्टेज। F0 हमारी क्या होती है? फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO, जो कि हमारा F आउटपुट भी जिसको बोल सकते हैं। FC की बात करें कैप्चर रेंज की, तो वो होती है ±√of FL डिवाइडेड बाई 2π इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ C2। C2 क्या है? ये जो हमारा लो पास फिल्टर का कैपेसिटर था, और 3.6 किलो ओम्स ये जो हमारी लो पास फिल्टर के रेजिस्टेंस थी। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर होती है। FL क्या होती है? हमारी लॉक रेंज की फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं। और इस पूरे का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, तो माइनस से लेकर -FC टू +FC ये हमारी कैप्चर रेंज हो जाती है। ये जो रेजिस्टेंस है हमारी फिक्स्ड होती है, LPF की कैपेसिटेंस चेंज होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज रेगुलेटर्स।
तो वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन टू ऑटोमेटिकली मेंटेन अ कांस्टेंट स्टेडी आउटपुट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द इनपुट पावर सोर्स और चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल लोड। अब वोल्टेज रेगुलेटर्स इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर इनपुट में कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं हमारे पावर सोर्स से, तो इलेक्ट्रिकल लोड की वजह से भी अगर कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, फिर भी हमें आउटपुट में एक स्टेडी आउटपुट वोल्टेज मिलता रहे। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर विच इज़ LM317। LM317 जो है वो एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है। कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर भी होते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है या फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं उनकी ड्रॉबैक क्या होती है कि एक्सेसिव इन्वेंट्री, मतलब उसकी एक फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेशन होगी। मान लो अगर वो 5 वोल्ट का है तो वो 5 वोल्ट का ही कांस्टेंट सप्लाई देगा। तो इस तरीके से अगर मुझे अलग अलग वोल्टेज के चाहिए तो हमें बहुत सारा जो है ICS से खरीदना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री बढ़ेगी। और अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा चाहिए होगी तो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट भी चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा ICs खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसा भी लगेगा। अब एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर की क्या एडवांटेजेस है ओवर दिस फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स? तो बेसिकली हम यहाँ पर ये LM317 के रिस्पेक्ट में ही एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। तो सिंगल डिवाइस जो है बहुत सारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स को जो है पूरी कर देता है। अगर हम LM317 की बात करें तो 1.2 वोल्ट से 37 वोल्ट तक का ये हमें वोल्टेज दे सकता है, स्टेडी वोल्टेज। बेटर लाइन एंड लोड रेगुलेशन, लाइन और लोड रेगुलेशन अच्छे से रेगुलेट कर पाता है। इम्प्रूव्ड ओवरलोड प्रोटेक्शन अलाउज ग्रेटर आउटपुट करंट, अगर ओवरलोड भी होता है तब भी ये उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा आउटपुट करंट जो है वो सही रहता है। Improved system reliability with each device being subjected to 100% thermal limit burn-in, कि कोई किसी भी तरीके का हमारा जो है सिस्टम ओवरलोड होने पर भी किसी डिवाइस को कोई भी जो है थर्मल बर्न-इन नहीं फेस करना पड़ता। इसका पिन डायग्राम, तो जैसे हमने पढ़ा ये 3 टर्मिनल IC है, 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके। तो 3 टर्मिनल्स हैं 1 2 3। फर्स्ट होता है एडजस्टमेंट के लिए, सेकेंड होता है V आउट जो आउटपुट वोल्टेज है, और थर्ड होता है V इन जहाँ से हम इनपुट देते हैं। सो दिस इज़ आवर ब्लॉक डायग्राम ऑफ LM317, जहाँ पे फर्स्ट पिन एडजस्ट के लिए होती है, सेकंड V आउट होता है, थर्ड V इन होती है। थर्ड से हम इनपुट देते हैं, सेकंड से हम आउटपुट लेते हैं थ्रू अ लोड। सेकंड पिन तो जो है वो 1 से कनेक्टेड होती है थ्रू अ रेजिस्टेंस R1, एंड फर्स्ट पिन ग्राउंड होती है थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टर्स जो कि यहाँ से कनेक्टेड होता है। यहाँ से एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और ये जो R1 और 2 और जो 1 पिन है वो एक R1 के थ्रू कनेक्टेड होती है। यहाँ पर जो करंट आएगा वो है I एडजस्ट पिन से क्योंकि निकल रहा है। यहाँ से जो करंट आएगा उसको मैंने I1 लेट करा हुआ है। और ये जो होता है ये हमारा जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलती है यही हमारी V0 होती है, फाइनल आउटपुट वोल्टेज होती है। तो आउटपुट करंट जो है वो 1.5 एम्पेयर का मिलता है। V इन मैक्स जो है वो 40 वोल्टेज होते हैं, और सबसे मिनिमम 3 वोल्ट मिलता है, मतलब 3 से 40 वोल्ट तक का हमें वोल्टेज मिल सकता है। V0 का फॉर्मूला क्या होता है? I1 इंटू R1 प्लस R2 इंटू में I1 प्लस I एडजस्ट। I1 क्या है? ये सेकेंड पिन से जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है इसके थ्रू का करंट। R1 क्या है? ये R1 जो कि सेकेंड और फर्स्ट पिन को कनेक्ट कर रही है। R2 क्या है? R2 हमारा होता है ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पिन के अक्रॉस। I1 क्या है? I1 अगेन R1 के थ्रू जाने वाला करंट, और I एडजस्ट क्या होता है? जो हमारे फर्स्ट पिन से करंट निकल रहा है। अब LM317 डेवलप्स 1.25 वोल्टेज बिटवीन आउटपुट एंड एडजस्टेबल टर्मिनल्स। अब LM317 जो है वो आउटपुट और एडजस्टेबल टर्मिनल्स, मतलब इनके बीच में जो है 1.25 वोल्ट का जो है वो वोल्टेज डिफरेंस डेवलप करती है। I1 किसके इक्वल होता है? V रेफरेंस डिवाइडेड बाय R1 के। V0 की वैल्यू होती है R1 इंटू में V रेफरेंस हमने यहाँ पर पुट कर दिया। I1 की जो ये वैल्यू है V रेफरेंस डिवाइडेड बाय R1, तो वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो V0 इज इक्वल्स टू R1 V रेफरेंस अपॉन में R1 प्लस R2। I1 की जगह पर अगेन V रेफरेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस I एडजस्ट। अब यहाँ पर से हमने क्या करा? R1 से R1 कैंसिल, V रेफरेंस बच गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो R2 बाई R1 इंटू V रेफरेंस प्लस R2 इंटू में I एडजस्ट। तो V रेफरेंस को इसमें कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू में I एडजस्ट सेकेंड टर्म। अगर हम I एडजस्ट जो है इसको हम इग्नोर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही लो करंट होता है 100 म्यू ओम्स के पास का, बहुत ही स्मॉल करंट है। अगर हम इस टर्म को इग्नोर कर दें तो हमारे पास V0 की वैल्यू कितनी आ गई? V रेफरेंस जो कि हमारा कितना था 1.25 वोल्टेज इंटू में 1 प्लस R2 बाई R1। तो इस तरीके से हम V0 निकाल सकते हैं R1 R2 को वैल्यू लेकर। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट 4 है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की वो ख़त्म होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।